बीजेपी विधायक का वीडियो ये काफी वायरल हो रहा है। मंच पर ही भूपेश चौबे ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई है और जो 5 साल में गलतियां हुई है उसे लेकर जनता से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। दीपचंद्र जी हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। एक बार फिर हम अश्विनी शाही जी के पास चलते हैं। ये जो वीडियो हमने सोनभद्र से दिखाया, अश्विनी जी, क्या इसके मायने निकाले जाए? जो 5 साल में गलतियां हुई है उससे लेकर माफी मांगी जा रही है, आखिर 5 साल में काम क्यों नहीं किया गया? नौबत ये क्यों आई कि जनता के बीच जाकर उठक बैठक लगाना पड़ रहा है अब? सुनीता जी, देखिए 5 साल में जो वो वहाँ का क्या भौगोलिक आधार रहा है, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, ये तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। किसी भी दल के एक जनप्रतिनिधि के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनको अपने क्षेत्र के लिए समग्र विकास का काम करना चाहिए, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये नौबत नहीं आती है। हो सकता है कि कुछ उनसे गलतियां हुई हो, वो अपने परिवार के बीच में अपने माफी मांग रहे हो, तो आजकल तो वीडियो का जमाना है, वीडियो चल जाता है। नहीं, ये तस्वीर जो हमने दिखाई वो परिवार के बीच नहीं बल्कि एक मंच की तस्वीर है अश्विनी जी। वो जो वोटर है वो मंच परिवार ही उनका मंच है पुनीता जी। जो विधायक होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, उसके साथ के समग्र उसका जो है परिवार होता है। तो जो वोटर है, जो वहाँ पर लोग आए हैं, वो परिवार है उनका, और उस परिवार के बीच वो माफी मांग रहे हैं। तो ये आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मान लिया जाए अश्विनी शाही जी कि कम से कम अगर नाराजगी है, अश्विनी जी अगर नाराजगी है तो इसको माना जाना चाहिए। अगर विधायक सामने काम नहीं किया है तो वो कम से कम कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे हैं, तो ये कम से कम ये बिल्कुल। लेकिन ये वक्त लग गया, ज्यादा वक्त लग गया। आपको लगता है कि चुनाव के वक्त जब वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, अब तक आप पहुंचे नहीं, और अब जब आप पहुंच रहे हैं तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, और इसी विरोध को लेकर वो इस तरीके की जो वीडियो है वो निकलकर सामने आ गई, जो उठक बैठक लगाकर और कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं वो लोग। ऐसे बहुत से वाकये होते हैं चुनाव में हेमंत जी, और इससे भी बड़े बड़े वाकये होते हैं चुनाव में, क्योंकि जनता जो है, क्योंकि विरोधी दल के नेता तो इसी पर टारगेट बीजेपी के मंत्रियों को लेकर और बीजेपी के विधायकों को लेकर कर रही है ना अश्विनी जी। वो फिर ये कह देते हैं कि आप देखिए कि क्या स्थिति बनी है उनके विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, और उसी में से एक नजारा ये भी है कि विधायक साहब जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में और उनको माफी मांगनी पड़ रही है, कान पकड़कर उठक बैठक लगानी पड़ रही है। तो ये क्या वाकई स्थिति ऐसी बन गई है? ये देखिए, हेमंत जी मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो इनको अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि विरोधी विधायक जो है वो तो बच के निकल जाता है कि हमारी सरकार नहीं है। बिल्कुल, जिसको चुना है सर वो तो उसको सेवा करनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी है। जिसको 5 साल के लिए चुना उसकी जिम्मेदारी है जनता के बीच में रहे, जनता की बातों को सुने, जनता की समस्या का समाधान करे। ये तो इसमें तो कोई इफ और बट है नहीं। हेमंत जी, विरोधियों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वो ये कह के निकलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है। ये सबके साथ ये समस्याएं होती हैं। सभी पार्टियां जो है अपने विधायकों का टिकट काटती है, सभी नए चेहरों को उतारा जाता है, क्योंकि उनकी भी रिपोर्ट खराब होती है। और आज जब विरोध का सामना एक जनप्रतिनिधि को करना पड़ता है तो इसके मायने होते हैं, कई मायने हो सकते हैं। कुछ 2 मायने इसको निकालिए कि जनता का जो
अगाध जो है लगाव उसके प्रति है, अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, तो कौन सी चीजें ऐसी हो जाती है जो आदमी पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है। अरविंद विद्रोही जी, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये जो वीडियो सामने आया, इससे पहले भी कई विरोध के कई विजुअल्स जो हैं वो लगातार देखते आ रहे हैं, और इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं या कांग्रेस पार्टी के नेताओं वो तो चुटकी लेते हैं और चुटकी लेंगे, उनको तो मौका मिलेगा। बिल्कुल, सबका अपना नजरिया होता है, लेकिन मैं यहाँ पर समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रहे और पत्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक बात को साझा करना चाहता हूँ। उनका स्पष्ट मानना था कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में लोक लाज, लोक लज्जा का बड़ा महत्व है और होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है या राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनको कोई गलती नहीं करनी चाहिए जनता के हित को लेकर के, और अगर उनको जनता के हित को लेकर के अपने दायित्व निर्वहन में कोई गलती हो जाए तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना और उसके बाद जनता के ऊपर है कि वो उनकी गलतियों को माफ करती है कि नहीं करती है, लेकिन माफी मांग लेना इसका मतलब पूर्व विधायक जी के अंदर थोड़ी सी लोग लाज लज्जा है। नहीं, राजनीति इतनी बेशर्म हो गई है कि लोग जनता के फैसलों पर भी सवाल उठाते हैं। हमने देखा है इसी लोकतंत्र में कि लोग कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गई, लोग कहते हैं कि मतदान में गड़बड़ी हो गई, चुनाव आयोग पर सवाल उठता है। तो डॉक्टर लोहिया के कथनानुसार राजनीतिक दलों को, जनप्रतिनिधियों को लोक लाज, लोक लज्जा होनी चाहिए। माफी, पहले बात तो गलती ना करें, और गलती करें तो माफी मांगे अगर एहसास हो तो। ये अपनी गलती का एहसास होना ये एक अच्छी चीज है। अब उसको जनता उनको माफ करती है कि नहीं वो दूसरी चीज है, लेकिन कम से कम राजनीति में अपने दायित्व की पूर्ति न करने पर माफी मांगने का एक बोध अगर किसी को है तो ये अच्छी बात है, यह शुभ संकेत है लोकतंत्र में। ठीक नहीं, लेकिन अरविंद विद्रोही जी, ये अगर ऐसा माहौल बना, ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि हम शुरुआत में देख रहे थे एक व्यवस्था ऐसी आ रही थी कि कई मंत्री छोड़कर जा रहे थे, तो एक संगठन को चिंता हो गई कि अगर सभी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्हीं में से ये चौबे साहब भी हैं, वो भी रुक गए, और उनकी विधानसभा के अंदर विधायक साहब ने काम किया नहीं, और उसका खामियाजा आज शायद हो सकता है कि चुनाव के वक्त भी उठाना पड़ जाए, लेकिन हो सकता है शायद ये फायदा रहे पार्टी के लिए। हालांकि वो तो कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं कि मैं तो आया नहीं। देखिए, ये जो चुनाव में माफी मांगने का सिलसिला है, मुझको लगता है 50 विधायक ऐसे होंगे, 50 पूरे 403 में, जो चुनाव के दौरान लोगों से माफी नहीं मांगते हैं। हमारे लोग भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, परिचित चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि अरे यार गलती हो गई, हम मिल नहीं पाए, सार्वजनिक रूप से कहते हैं। लेकिन आपसे गलती हुई है तो आपको माफी मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए। और जो भी लोग, जैसे बहुत प्रचलित शब्द हुआ हो रहा है, खदेड़ा हो रहा है, तो लेकिन अरविंद जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये होगा कि जनता जो है, आजकल की जनता, वो माफी मांगने से माफ नहीं कर देती है, उनको तो सिर्फ काम चाहिए। 5 साल में क्या काम हुआ है उसके आधार पर वो वोट देगी, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मैं लोग लाभ का, लेकिन राजनीतिक दल इतने बेशर्म हो गए कि वो अपनी गलती करते हो, जनता वो हरा करते, चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम आप माफ करता क्यों करे, नहीं करेगी, हरा क्यों। लेकिन पूरे चुनाव चलिए अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ। हम चलते हैं सीएम पत्नी जी के पास। जो ये वीडियो सामने आया है बीजेपी विधायक का, क्या किस तरीके से इसको देखा जाए? आवाज मिल रही है? जो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो दरअसल जिस तरीके से आपने माफी का आपने जिक्र किया, तो सब ठीक है, आपने माफी मांग ली, अपने समाज के बीच में आपने माफी मांग ली, अपने परिवार के लोगों के बीच में आपने माफी मांग ली, लेकिन उस माफी के पीछे जो काम नहीं हुआ एक्चुअली, उसके पीछे कारण क्या है एक्चुअली, सवाल ये उठता है एक्चुअली। तो जो कारण जब तक आप नहीं बताएंगे कि उसके पीछे एक्चुअली कारण क्या है, एक्चुअली बात क्या है, तो जनमानस क्या सभी आपको माफ कर पाएगी, मैं तो समझता हूँ एक्चुअली, जब वो कारणों पे जाएगी एक्चुअली बात है कि एक्चुअली इन कारणों से जो है ये कार्य नहीं हो पाए एक्चुअली बात है।
अब ऐसे में एक और सरकारें कहती है अपना जो है कि हमने कोई सारे विकास कार्य कर दिए, कहीं कोई कमी नहीं है, कोई कहीं कुछ सही से कोई अपना अभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जनता को ये मिल रहा है, जनता को वो मिल रहा है। अब आगे फ्यूचर में उनको फ्री ये चीजें अपना जो देने जा रहे हैं, अगर हम लोग सबको दोबारा सत्ता में आ गए तो उसके बाद इस तरीके से जो चीजें मंच पर दिखाई दे रही है, मैं तो समझता हूँ कि एक स्वांग जिसे कहते हैं, हमारे अपना रंगमंच के क्षेत्र में एक स्वांग आपका कहा जाता है, स्वांग रचा जाता है, इसके बात है तो एक स्वांग इसको मैं इसको कहूंगा के लिए। तो ऐसे में जब आप कारण बताइए कि भाई इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, इसके लिए बात है, तब जनता के समझ में आएगी कि वाकई ये बिल्कुल जो ये कारण ये बता रहे हैं बिल्कुल सही कारण है, उसके बाद जनता नहीं देगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस से दीप चंद्र जी भी बने हुए हैं। एक तरफ तो हमने देखा बीजेपी तो जो 5 साल में गलतियां हुई माफी मांग रही है, लेकिन कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? मैडम जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता नेतृत्व कहते हैं चर्बी की बात होती है, चर्बी घटाने की बात होती है, कोई कहता है गर्मी निकालने की बात होती है, लेकिन चर्बी घटाने और बढ़ाने वाले ने सूबे की जनता को न तो रोजगार की बात की है, ना उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात करी है, महिला उत्पीड़न की बात नहीं करी। उत्तर प्रदेश में कुपोषण का जो ग्राफ बढ़ा है उस पर ही बात नहीं की है। उन्होंने न शिक्षा पर बात करी है और न ही शिक्षक जो उत्तर प्रदेश में 60,000 पद खाली है उन्हें वैकेंसी बनने की बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं 5 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, जिसका खामिजा आज इनके नेता लोग इनका खामिजा भर रहे हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, स्मृति ईरानी की अभी कानपुर के अंदर रैली नहीं हुई, अमित शाह की उनकी रैली फ्लॉप शो हुई और खुद भारत के प्रधानमंत्री लिखम श्री के अंदर रैली करना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर रैली नहीं हो रही। और आज जो चुनाव हो रहे हैं चौथे चरण के, दीपचंद जी, राहुल गांधी ने कितनी रैली कर ली सर? होंगे कि उन्होंने जो राहुल गांधी ने कितनी रैली कर ली, प्रियंका गांधी ने कितनी रैली कर ली, सोनिया गांधी ने कितनी रैली कर ली सर? कोई ना कोई दीपचंद जी, दीपचंद जी, राहुल गांधी ने कितनी रैलियां कर ली? दीपचंद जी, आप भी कितना ग्राउंड पर हैं, आप भी कितने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे, जरा बता दीजिए दीपचंद जी। दीपचंद जी, आवाज आ रही है आपको? दीपचंद जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वीकी न्यूज से मैनेजिंग एडिटर हेमंत बोल रहा हूँ, और मैं सवाल ये कि आपने राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने कितनी रैलियां कर ली, कितना जाकर वोट की अपील करने लगे और कितनी बार राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए लोगों के बीच में आकर, कांग्रेस पार्टी ने बीच में आकर, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो या फिर महंगाई का मसला हो। जी, के मुद्दे वो कांग्रेस पार्टी ने उठाए, चाहे वो लखीमपुर के कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, उन्नाव कांड हो, चाहे किसानों का कांड हो, किसानों के साथ जो अत्याचार करा वो भी कांग्रेस पार्टी ने उठाए। अगर आप मुझे बताओ, नहीं तो एसपी नहीं बीएसपी नहीं भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई मुद्दे की बात करें तो बताओ। महंगाई हो, चाहे रोजगार होता है, बेरोजगारी पर जमीनी स्तर पर कौन काम कर रहा है? आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं वहाँ पे। आप बोल रहे हो आपने रैली नहीं कराया, तो मैं कह रहा हूँ जब इनसे जनता हिसाब मांगते थे हिसाब पा जाते हैं, जब इनसे रोजगार मांगते हैं तो ये फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पा जाते हैं, कभी इनको गन्ना यही समस्या है दीपचंद जी कि अगर बीजेपी अपनी पिच पर आपको लाने की कोशिश करती है, आप आ जाते बड़े आसानी के साथ, उसी मुद्दे पर फिर वार पलटवार हो जाए, उसी मुद्दे पर बयानबाजियां हो जाएं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर कोई और हो। अब मेरा सवाल यह है कि बुनियादी मुद्दों को लेकर जो लोगों की जरूरत है उन मुद्दों को लेकर कितना ग्राउंड पर आप एक्टिव रहे? अगर एक्टिव रहे होते तो ये स्थिति भी कैसी बन गई कि कई जो आपके सिपाही हैं वो आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, चाहे रायबरेली का ही जिक्र करें, आज ही मतदान है और वहाँ स्थिति ऐसी है कि वो छोड़कर चली गई, और उसके बाद की स्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी के पास वो आ गई है बीजेपी पार्टी में और उनको टिकट भी दे दिया, वहां से चुनावी मैदान में भी है। कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर काम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। प्रियंका गांधी के नहीं, मेरा सवाल ये दीपचंद जी, प्रियंका गांधी ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ होता है, ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी कितना मजबूत है, किसके दम पर चुनावी मैदान में है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 2000 के अंदर युवाओं की आवाज बीजेपी के साथ थी और 2017 में बीजेपी के साथ थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो झूठे जुमलों का उन्होंने किस तरह झूठ बोला है, लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में कि किस तरह ये झूठ बोलते हैं। इसलिए हम 3 दशकों से सत्ता से बाहर थे, लेकिन अपनी उपस्थिति 5 वर्षों से हमने प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी ने जनमानस के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी और प्रियंका गांधी जी ने लड़ी है शायद। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, पहली बार उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पर कांग्रेस पार्टी
लड़ रही, यानी कि प्रियंका गांधी लड़ रही, उनका नारा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो खुद लड़की है वो। आपकी पार्टी इतनी पुरानी है सर कि 2017 में आपको आना पड़ा, सारा लेना पड़ा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, लखीमपुर खीरी से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव ड्यूटी में आए पुलिसकर्मी पर आरोप लगा है। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, पुलिसकर्मी पर सपा का समर्थन करने का आरोप लगा है। बीजेपी समर्थकों ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो बीजेपी समर्थकों ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है कि जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं वो सपा को समर्थन दे रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए कि जो तस्वीर आ रही है लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां चुनाव ड्यूटी में आए पुलिसकर्मी पर आरोप लगा है कि वो सपा का समर्थन कर रहे हैं। तो पुलिसकर्मी पर सपा का समर्थन करने का आरोप लगा है। एक बार फिर हेमंत जी के पास चलते हैं। आपको सवाल कर रहे थे हेमंत जी। बिल्कुल, मैं वही जिक्र कर रहा था कि कितनी रैलियां राहुल गांधी की ओर से कर दी गई। सोनिया गांधी हालांकि वर्चुअल लगातार संबोधित कर रही हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी अब रोड शो करती हुई नजर वहां पर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, 4.5 सालों में आप कितने एक्टिव थे, किन्हीं मुद्दों को लेकर आप जरूर लगातार आते रहे, चाहे वो हाथरस का जिक्र कर लें या फिर, लेकिन जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? क्योंकि आज अगर बातचीत की जाती है, चाहे वो अरविंद विद्रोही जो हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हों, सीएम पपने साहब हमारे साथ हो, वो यही कहते हैं कि टक्कर अगर हो रही है तो कांग्रेस पार्टी की नहीं है, वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की है। ये स्थिति क्यों बनी हुई है मैदान में? जी ठीक है, एक तस्वीर है वीके न्यूज ने भी दिखाई, लखीमपुर खीरी का हम जिक्र कर रहे हैं। दीपचंद जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। वहां क्योंकि हमने सुबह देखा था अरविंद विद्रोही जी कि वोट प्रतिशत लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा था। अभी तक जो वोट प्रतिशत निकल के आया है उसमें लखीमपुरी भी दूसरे या तीसरे नंबर पर है उन 9 जिलों में। अगर हम देखें तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो नाराज हो गए, पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर शायद या फर्जी वोटिंग हो रही है या फिर किसी भी तरीके का आरोप वहां पर लगाया गया है। इसको कैसे देखें? क्योंकि लखीमपुर खीरी बहुत हॉट इस वक्त, चाहे वो सीट की बात कर लें या फिर जिले का जिक्र कर लें, किसानों के आंदोलन को लेकर, और मंत्री साहब के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, इस तरीके का एलिगेशन लग रहा है। वहां की स्थिति, क्योंकि 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी के पास 2017 में है, लेकिन अब वहां उतनी संख्या होना मुश्किल है, और ऐसे में इस तरीके की तस्वीर सामने आना। चुनाव में इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं, आरोप भी लगते हैं जी। लेकिन पुलिस हो चाहे सत्ताधारी के, मतलब बीजेपी आरोप लगाए सपा पर या सपा बीजेपी पर लगाए, जिन लोगों पर भी आरोप लगे, चुनाव के बाद उन आरोपों की बहुत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में हम किसी के समर्थक हो सकते हैं, हम अपना वोट किसी को दे सकते हैं, अधिकारी होते कर्मचारी होते, लेकिन मतदान को हम बतौर ड्यूटी निभाते हुए प्रभावित नहीं कर सकते हैं, न भाजपा के पक्ष में, न सपा के, न कांग्रेस के। तो लोकतंत्र को अगर स्वस्थ, समृद्ध और सुरक्षित रखना है तो जो ड्यूटी में लगे लोग हों उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम किसी भी राजनीतिक दल के लिए काम करें। संवैधानिक जो हमारा दायित्व है लोग चुनाव को अच्छे से होने देने का, तो ये कोई कर्मी हो, जितने लोगों को कोई भी जी 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 जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, और बिल्कुल। एक चीज में 10 सेकंड कर दूं, कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है, कांग्रेस 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये उनकी जीत है, ये उनके लोग भी कहते हैं, प्रियंका जी भी कह चुकी हैं। बाकी लड़ाई में जो है सेंट्रो वो है और बसपा बना रही है। मैं इसको भी 25 दिन पहले ही लिख चुका हूं। नहीं, ठीक है, यानी कि कम से कम अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों के जरिए, टिकट को बांटने के जरिए तो कम से कम मजबूत कर ली। लेकिन अरविंद विद्रोही जी, ये भी एक स्थिति है कि लड़कियों लड़ सकती हूं वाला कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन वो पोस्टर गर्ल गायब हो गई, उनको टिकट मिला नहीं, वो नाराज हो गई, और ऐसी कई और
महिलाएं थी, कार्यकर्ता थी कांग्रेस की, जो नाराज होकर, खफा होकर पार्टी को छोड़कर चली गई, या फिर अभी भी वो नाराज हैं, ऐसी भी स्थितियां बनी हुई हैं। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पटनायक साहब, आप किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी पार्टियों का अगर जिक्र करें, विरोधी पार्टियों का अगर जिक्र किया जाए, तो वो मुद्दों को भुनाने में असमर्थ रहे? सरकार से नाराजगी तो है, मुद्दों पर बात नहीं किया जाता, चाहे बीजेपी के बड़े नेता बात नहीं करते, योगी आदित्यनाथ बात नहीं करते, लेकिन मुद्दों पर बात विपक्ष ने कितनी कर ली? अब तो हेमंत जी जिस तरीके से मुद्दों की बात की है, और अभी आपने कांग्रेस का भी आपने जिक्र किया है, दरअसल जो हमने देखा है एक्चुअली, हम इन पे आपके पास धरातल काम देख रहे हैं, विगत 30 वर्षों में पहली बार अपना कांग्रेस जो है इसमें अपना जम के अपना धुआंधार तरीके से अपना चुनाव लड़ रही है इस वक्त। और इस वक्त जिस तरीके से भी अपना प्रियंका वाड्रा अपना जो है, जो अपना उन्होंने जो कांग्रेस को धरातल पर जा चुकी थी, थोड़ा सा ऊपर उठाने की उन्होंने अपनी कोशिश की है। और आपने जिस तरीके से भी बात किया कि जो पोस्टर गर्ल थी, चाहे नंबर 1 और नंबर 2 जो है, या अन्य जो अपना महिलाएं जो अपना उनके साथ जुड़ी थी, उन्होंने पाला बदल दिया एक्चुअली। पाला बदलने का जहां तक सवाल है, जो इन लोगों ने अपना पाला वहां से बदला है, उनको क्यों पाला बदलाया जाता है, उसके पीछे क्या सियासत होती है, कौन सा खेल होता है, कौन से लोग लालच होते हैं, यह जनता ही वैसी बात है। और खास तरीके से देश का प्रबुद्धजन, जागरूक आदमी इन चीजों को समझता है आज के समय में कि धनबल का प्रयोग किस तरीके से पूरे देश के लोकतंत्र के अंदर किया जा रहा है, इसकी बात यह है। आज हम लाखों करोड़ों अरबों रुपया हम चुनाव पे खर्च कर रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है ये आम जनमानस के बीच में चाहे बात ना हो, लेकिन एक प्रबुद्ध जनमानस, एक जागरूक जनमानस के बीच में ये सब चीजें अपना स्पष्ट करके सामने आती है। दूसरा सवाल है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर अपना विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। दरअसल जब एक आवाज कोई आदमी एक आवाज देता है, उस आवाज को 10 आदमी अगर दबाने की कोशिश करेंगे, निश्चय ही वो आवाज दब जाएगी, इसकी बात यह है। तो जिस तरीके से अपना विपक्ष ने जरूर प्रयास किया है, अभी कोरोना पीरियड के अंदर जिस तरीके 2 साल के अंदर अपना जो है अपना जनमानस घरों के अंदर अपना बंद रहा, तो पूरा जो प्रचार प्रसार था किसके हाथ होगा, इसकी बात यह है। कौन अपने मन की बात कर रहा था, इसकी बात यह है। और कौन जो है इस तरीके से अपना जिस तरीके से पूरा देश का संचालन था, या जो देश और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे, किसके द्वारा किए जा रहे थे, बात यह है। और दरअसल ये सब अपना सियासी एक अपने मैं कहूंगा इसके लिए। लेकिन जहां तक सवाल है अपने लोकतंत्र की, अपने विद्रोही जी बात कर रहे थे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी आपसे बात की है। हमें अगर एक संवैधानिक तरीके से अगर इस लोकतंत्र को अगर हमने चलाना है, तो उसी परिपाटी को अगर हम आगे ले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अपना स्वतंत्र और एक स्वच्छ एक अपना प्रणाली होगी। और इसमें देश की अपना आज जो चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद हम चीजों को भूल जाए, इसकी बात है कि भाई किस तरीके का हमारे आपस में विवाद हुए थे, किस तरीके हुआ था। अब हम साल भर जो है अपना हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त शासन होगा, या अपना विपक्ष मुक्त शासन होगा, तो ये सोच जो होती है, या जो शासन सभी का प्रयोग कर रहे हैं, या कोई भी दल कर रहा हो, कोई भी नेता कर रहा हो, इसकी बात यह है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे एक स्वतंत्र एक अपना जो है स्वस्थ एक अपना लोकतंत्र के लिए ये सब चीजें ठीक नहीं है, इसकी बात यह है। और मैं समझता हूँ कि जो आज चुनाव हो रहा है, जिस तरह से कोई उठक बैठक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं पर अपना जो है दिन की मछलियां बंद हो रही है, कहीं पर अपना जो है हिंसाई हो रही है। तीसरे चुनाव के अंदर हमने देखा ना, चरण के अंदर कहीं जो हिंसाई हुई है, इसकी बात यह है। तो ये चीजों से अगर हम अपना थोड़ा अलग हट के अगर अपना लोकतंत्र के लिए अगर हम काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे सुखद होगा और जनमानस के लिए जो है सही होगा। चलिए, इसका जवाब क्यों ना हम अश्विनी शाही जी से ले ले, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे अश्विनी शाही जी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए आरोप तो लगेगा ही लगेगा, कोई बात नहीं है। मैं अपने साथ की बात को पूरा क्लियरली सुन नहीं पाया, क्योंकि आवाज थोड़ी सी गूंज रही थी। तो थोड़ा सा मुझे अगर बता दे हेमंत जी या सुनीता जी, तो मैं जवाब दे दूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आरोप ये लग रहे हैं कि आखिर जो भी तस्वीर हमने दिखाई थी सोनभद्र से, जो बीजेपी विधायक हैं वो उठक बैठक करते हुए आए, आखिर ये सब करने की जरूरत क्या है? आखिर क्यों 5 सालों में काम क्यों नहीं किया जाता है जनता के लिए, और जब चुनाव का वक्त आता है तो माफी मांगी जाती है? आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? इसे 403 विधानसभा है, और 403 विधानसभा में एक विधानसभा का ये वाकया है। मान लीजिए कि 2004 में होगा, तो कुछ लोग होंगे, मैंने पहले भी कहा
कि उनके कुछ और मामले हो सकते हैं। जब जनता के बीच में जब हम उतरते हैं तो उनकी जनता के साथ हमारी कई तरह की बॉन्डिंग हो जाती है। उन बॉन्डिंग में जनता वो शुरुआत कहाँ से होती है कि उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो भी उनकी शिकायत होती है। कोई किसी की शादी होती है, नहीं जाता हूँ तो भी शिकायत होती है। क्षेत्र की में सड़कें नहीं बनती हैं तो भी शिकायत होती है, या कोई जन कल्याणकारी योजनाएं अगर नहीं जनता तक पहुंचती है तो भी शिकायत होती है। इस समय भारतवर्ष में की मैं बात कर रहा हूं, जहां भी, और खास करके उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों मिलाकर जो डबल इंजन की सरकार है, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो आम जनता तक पहुंच रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता की अपेक्षाएं काफी अपने जनप्रतिनिधि से रही है। कभी थाने का कोई मामला हो जाता है, कभी तहसील का कोई मामला हो जाता है, तो हो सकता है कि वो सब मामले कुछ इकट्ठे हुए हो, तो वहां पर उनको अश्विनी शाही जी, सवाल ये पुनीता ने जो बात कही वो इस वजह से दरअसल हमने ये जिक्र किया है कि एक एंटी इनकम्बेंसी न केवल उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए है, एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार को लेकर भी बनी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग मसले जिसको लेकर लगातार चाहे वो आवारा पशुओं का मसला हो, जिसका जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ गया अभी हाल ही में। तो ये जो मसले हैं, ये जो स्थिति है, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में युद्ध की नौबत है। वहां क्रूड ऑयल की स्थिति अगर गड़बड़ाएगी तो यहाँ पर और ज्यादा चोट पड़ेगी। तो इससे निपटने के लिए काम हुआ नहीं, यही वजह है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हाहाकार। किसने कहा हेमंत जी काम नहीं हुआ? ये परसेप्शन सेट किया जा रहा है काम नहीं हुआ। कहाँ काम नहीं हुआ है? किस मुद्दे पर काम नहीं हुआ है? और जो परसेप्शन ये विरोधी दल और कुछ लोग सेट कर रहे हैं, उस पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम नहीं किया? एंटी इनकम्बेंसी का मैं कहता हूँ, चलिए अब 325 सीट जीते थे, कुछ लोग हमारे विधायक ने काम नहीं किया होगा, उनका टिकट चेंज कर दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ की पार्टी के खिलाफ नहीं होती है कभी भी, लेकिन हम उस पर पहले काम करते हैं। मान लीजिए हमने टिकट चेंज किया, उनके खिलाफ था। अब आते हैं हम जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ, उस पक्ष में हमने क्या नहीं किया? हमने किसान के से लेकर और एक व्यापारी तक के लिए, सबके लिए बेहतर काम किया है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो एकदम जर्जर और बीमारू हो गई थी, उसको दूसरे नंबर पर लेकर खड़ा किया है। नहीं तो फिर किसानों को लेकर नौबत ऐसी क्या आ गई? जयंत चौधरी हेमंत जी, जी कहिए सर, कहिए सर, कहिए। सवाल जो था ना, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक, कहिए सर। उसकी एक लंबी फहरिस्त है, उसका जवाब जनता तक जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतने लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक्सप्रेस वे का नाम सुना था, देखा था, लेकिन हम अचानक जो है 5 एक्सप्रेस वे लेकर आए, जिसमें एक तैयार है, दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लगभग 80 या 90% तैयार है। अब मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करता हूँ। बुंदेलखंड में हमने हर घर में जल पहुंचाने का, हर नल में जल पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, उसमें हम लोगों ने 60 से 70% काम निपटा दिया है। वो वहां के खेतों में और घरों में पानी की समस्या वहां के पलायन का कारण बनती थी, बेरोजगारी थी। हम उसमें एक नोड लेकर आ रहे हैं। नोड में सेना के तमाम तरह के उपकरण, जिसमें बेल्ट, बैज, जूता, फीता, बहुत सी चीजें वहां बनेगी, तो हम उनको वहां पर रोकने का काम कर रहे हैं। और उसका हमको रिवार्ड बुंदेलखंड ने पिछले चुनाव में भी दिया और इस चुनाव में भी देगा। हम आते हैं बाकी चीजों पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत बढ़िया करके ले आए। हमने बाहर का जो है चीजें, हम जो मीट किया था, हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट किया था, उसमें से काफी चीजें इस समय हम ठीक करके ले आए हैं। काफी चीजें लग गई। हम लोग चतुर्दिक विकास कर रहे हैं। जो आज सबसे बड़ी समस्या थी हेमंत साहब, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और इन जो गुंडे और बदमाश थे जो सपा समर्थित, इनको इनके घरों में बंद रखना। आज की बात कर रहा हूँ, आज 2.5 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जब्त की गई है। लेकिन वो कहते हैं कि पर्टिकुलर, वो कहते हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए कदम उठा लिया सरकार ने, और वो कहते हैं कि वो तो सरकार भी गुंडों की, हालांकि वो एलिगेशन लगाते रहेंगे क्योंकि उनको राजनीति भी करनी है। दीपचंद जी क्या कहेंगे? काम तो सारे किए, अश्विनी शाही जी ने गिरा दिया एक एक करके। इन्वेस्टर मीट 2 हो गई, इन्वेस्टमेंट कितना आया, कितना रोजगार मिला, वो भी बता देंगे आपको। बताइए दीपचंद जी, फिर क्यों घेरते हैं आप सरकार को? काम क्या होता ना, इनको तो चीन की सड़कें, आंध्र के पुल और अफ्रीका की बांधने दिखाने पड़ते हैं। और इन्होंने जो इनका मैन्युफैक्चर है ना, उसके अंदर भी फॉरेन के बच्चों का बायोडाटा लगा रखा है। इनको 24 करोड़ के अंदर एक उत्तर प्रदेश का युवा की फोटो नहीं मिली है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने किसानों के साथ क्या, मतलब हमने किसानों का बहुत कुछ काम करा। मैं बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय 2000 फरवरी के अंदर हम डबल कर देंगे।
दोगुनी कर देंगे, जबकि आज क्या है, किसानों का है प्रति महीना 27 रुपए, और सीमाई का आंकड़ा उठा के देखोगे तो 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे चलेंगे, या अश्विनी भाई बोल चुके हैं। और आपने कहा था कि हम 2000 रोजगार देंगे 1 करोड़, तो उसका क्या वादा हुआ? आज आपके वित्त मंत्री बोल साल में हम 12 लाख नौकरी देंगे, यानी कि साल में 5 साल में 60 लाख नौकरी। एक तो पहला झूठ ही है आपका, दूसरा क्योंकि आप जुमले पे जुमले और झूठ बोलने में एक नंबर का माहिर हो। दूसरी बात, जब आप लोग उत्तर प्रदेश का रोजगार, वहाँ का अगर रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो खुद मुख्यमंत्री बोलते मैं NSO लगा दूंगा, इनको उठा के जेल में डाल दो, इनके घर के ऊपर वो इनको आतंकवादी के नाम से इनको घोषित कर दो। ये तो अब मुख्यमंत्री की वहाँ की थैली है वहाँ की, कि अगर रोजगार मांगोगे तो आपको NSA लगा देंगे। ये उत्तर प्रदेश में एक भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा अश्विनी भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में योगी ने एक भी कोई काम करा तो मुझे वो गिना दीजिए आप। कोई नया स्कूल बनाया हो, नई IIT बनाया हो, नई सड़कें बनाई, और वो सड़कें भी जिसकी आप बता रहे हो उसकी परिक्रमा तो माननीय मायावती जी और अखिलेश जी ने कही थी। आपने तो फीता काटा है, आपने करा क्या वहाँ पे? ये बताओ मुझे। 5 साल में आपने अगर कुछ करा है तो अंबानी अंबानी के लिए काम करा है, उनकी जेबें भरी है और अपनी जेबें भरी है। लोगों को आपने लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। आज ये वक्त आ चुका है कि चुनाव के समय। ठीक है अश्विनी, ओके दीपचंद जी, अश्विनी जी कमेंट कर रहे हैं। अश्विनी जी अपना एक कमेंट कर दीजिए फटाफट से, उसके बाद अरविंद विद्रोही जी से मेरे को लास्ट कमेंट लेना होगा। ठीक है अश्विनी जी कह दीजिए। ओके दीपचंद जी, ओके ओके। हेमंत जी, जी देखिए कांग्रेस के लोग इस तरीके की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि 2-3 बातें हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा जी आती हैं और कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% की बात करती हैं महिलाओं के लिए। यही उत्तराखंड बगल में है, वहां पर वो भूल जाती हैं। वही पंजाब में चुनाव हो रहा, वहां भूल जाती हैं। गोवा में चुनाव होता, वहां भूल जाती हैं। ये है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है, लेकिन जयपुर से लड़के आकर कांग्रेस कार्यालय पर बेरोजगारी के लिए धरना देते हैं कांग्रेस कार्यालय पर। और राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के लिए रैली कहा करते हैं जयपुर में। ये है इनकी बात। वहां पर अलवर में जब एक बलात्कार होता है दलित लड़की के साथ, वहां के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि लड़कियां अपने से चली गई थी, बलात्कार हुआ ही नहीं। ये वहां के लोगों का बयान आता है। हनुमानगढ़ में किसानों को पीटा जाता है, कांग्रेस वहां नहीं देखती है। जिस दिन सरकार बननी होती है उससे पहले राहुल गांधी जी जाते हैं और 1 से 10 तक गिनती गिनते हैं, कहते हैं जिस दिन सरकार बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती नहीं हो पूरी होगी, किसानों का ऋण माफ हो जाएगा। ठीक है अश्विनी जी, मैं आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक सवाल अरविंद विद्रोही जी से मैं यहाँ ले लूं, क्योंकि अभी हम जो घटनाक्रम देख पा रहे हैं, नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए, ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अब इस मुद्दे को भी बनाया जाए, क्योंकि कई कांग्रेस के नेता भी सामने आ गए, शिवसेना के नेता भी कह रहे हैं कि बदले की भावना से ये सारी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कनेक्शन दाऊद से। अरविंद जी, अब देखिए अगर बदले की भावना से है तो उसको न्यायालय में सिद्ध कर लेंगे। न्यायालय में बहुत बड़े बड़े लोगों पर कांग्रेस ने भी जो है मुलायम सिंह यादव पर को भी फंसाया, लालू यादव को भी फंसाया। अगर मुलायम सिंह यादव तो जेल नहीं गए, लालू प्रसाद जेल है, तो लालू के भी लोग कहते हैं इसको कांग्रेस ने फर्जी मुकदमे में फंसाया। तो जो फंसता है, कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय में कर दे। दूसरी बात एक ही मुद्दा छूटा महंगाई के सवाल तो 2070 के दशक में हुआ, शिक्षा कुशासन भ्रष्टाचार महंगाई की संपूर्ण क्रांति। फिर इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, महंगाई की समस्या पर हाजिर हो, कानून व्यवस्था रोजगार। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर हम चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक इस बीच लेना चाहेंगे। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल।
राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे नवाब मलिक ईडी ने किया गिरफ्तार। समर्थकों ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर काटा बवाल। यूपी में चौथे चरण का मतदान जारी। यूपी में 3 बजे तक 49.89% हुआ मतदान। बूथों पर लगी लंबी कतारें। पांचवें चरण के लिए धुआंधार प्रचार। बाराबंकी में गरजे पीएम मोदी। विपक्षियों को लिया आड़े हाथ, कहा घोर परिवारवादियों ने यूपी को लूटा। प्रतापगढ़ में योगी ने जनसभा को किया संबोधित। योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा नाम समाजवादी, काम आतंकवादी। यूपी के सोनभद्र से बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। मंच पर ही भूपेश चौबे ने कान पकड़कर लगाई उठक बैठक। 5 साल में हुई गलतियों के लिए जनता से मांगी माफी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं नवाब मलिक। नवाब मलिक की पीएमएलए कोर्ट में पेशी है। नवाब मलिक मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। आपको बताएं नवाब मलिक की बेटी भी कोर्ट में मौजूद है। मुझसे समन भेजकर बुलाना चाहिए था, ये नवाब मलिक का बयान आया है। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि सुबह आज ईडी ने उनके घर पे छापा मारा था और उसी को लेकर अभी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और पीएमएलए कोर्ट में पेशी की गई है। सुनवाई शुरू हो चुकी है और आपको बताएं कि
कोर्ट में उनके साथ उनकी बेटी मौजूद है और इस बीच जो है नवाब मलिक का बयान आया है कि मुझे समन भेजकर बुलाना चाहिए था। तो अंडरवर्ल्ड दाऊद से कनेक्शन को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि सुबह आज ईडी ने नवाब मलिक के घर में छापा मारा था, जिसे लेकर अब जो है गिरफ्तार किया गया है उन्हें और पीएमएलए कोर्ट में पेशी की गई है। फिलहाल पूरे मामले में सुनवाई हो रही है। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं नवाब मलिक। नवाब मलिक की पीएमएलए कोर्ट में पेशी की गई है। फिलहाल सुनवाई चल रही है और उनके साथ कोर्ट में उनकी बेटी मौजूद हैं और इसी बीच जो उनका बयान आया है कि समन भेजकर बुलाना चाहिए था, तो मुझे समन भेजकर बुलाना चाहिए था, ये नवाब मलिक का बयान आया है। तो अंडरवर्ल्ड दाऊद से कनेक्शन को लेकर जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। सुबह ईडी ने उनके घर पे छापा मारा था, जिसके बाद से जो है पूछताछ जारी थी और अब गिरफ्तारी हुई है। और अभी जो ताजा अपडेट है कि पीएमएलए कोर्ट में पेशी की गई है और सुनवाई शुरू हो गई है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और एक बार फिर हम परिचय करवा दें। हमारे साथ अश्विनी शाही बीजेपी से जुड़े हैं, सीएम पपने वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, दीप चंद्र जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, नई मेहमान अरविंद जय तिलक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत करना चाहूंगी और सवाल मेरा बीजेपी से ही होगा अश्विनी शाही जी से। पिछली बार अगर हम 2017 की बात करें अश्विनी जी, बीजेपी ने 59 सीटों में से 50 सीट अपने कब्जे में किया था, लेकिन इस बार की क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ जनता जो है बीजेपी को वोट करेगी? क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो कह रही है कि 5 सालों में बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर रोजगार की बात करें या फिर महंगाई की बात करें, सिर्फ वादे किए गए थे, वो 5 सालों में पूरे नहीं हुए हैं। अश्विनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए अश्विनी जी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान अरविंद जय तिलक जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अगर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम देखें तो काफी कम दर्ज किया गया है, 49.58%। क्या किस तरीके से इसको देखा जाए, क्या मायने हैं इसके? तो लगता है जो आवाज़ है वो प्रॉपर मिल नहीं पा रही शायद पुनीता। हमारे साथ दीपचंद जो है वो लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। दीपचंद जी, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि नौकरी नहीं दी, महंगाई का जिक्र आपने किया, लेकिन हर मंच के माध्यम से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बार बार ये जिक्र करते हैं कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब सामने आती हैं तो वो ये कह देते हैं कि हर रोज 80 जो नौजवान हमारे भाई हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि राजस्थान से कंपैरिजन कर लेते हैं तो वहां आंकड़ा कुछ और निकलकर सामने आता है। तो ये कैसे संभव है कि एक तरफ एक संवैधानिक बॉडी पर बैठा हुआ इंसान यानी कि मुख्यमंत्री प्रदेश का वो कह दे कि 5 साल में 5 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दे दी और आने वाले वक्त में 10 मार्च के बाद स्थिति और बेहतर होने वाली है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमको थोड़ी सी दिक्कतें हुई, जो चैलेंजिंग रहा, जो चुनौतीपूर्ण रहा। दीपचंद जी, तो लगता है उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये जो स्थिति है हम लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश के चौथे चरण को लेकर मतदान एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ स्थिति अगर हम देखें महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है वो बहुत अहम हो जाता है। पुनीता की महाराष्ट्र पर हम बात कर रहे हैं, नवाब मलिक की ईडी की ओर से उनको गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में उनकी पेशी भी है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार ये जानकारी आपने भी दी हमारे दर्शकों को। उसमें समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि क्या इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभी तो केवल 4 चरणों में मतदान हुआ है। हम लगातार फर्स्ट फेज से देखते आ रहे हैं कि मुद्दों से इतर तमाम और मुद्दे जो राष्ट्र के लेवल पर हो, चाहे वो पश्चिमी यूपी के पहले चरण का जिक्र कर लें तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि सर्दी और गर्मी का बयानबाजियां उस वक्त हुई और जयंत चौधरी ने उसको लेकर वार पलटवार किया, योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे। तो ये एक स्थिति थी कि वहां पर भी बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं हुई, किसानों के आंदोलन को लेकर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हाँ सर्दी और गर्मी का जिक्र किया जा रहा था कि हम गर्मी उतार देंगे। इस तरीके की स्थितियां थी। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भी घेरने का प्रयास किया गया समाजवादी पार्टी को। दूसरे फेज में जब जाते हैं तो हिजाब को लेकर लगातार बवाल बढ़ता चला जाता है और हिजाब की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कर्नाटक में हत्या तक की नौबत आ जाती है। तीसरे फेज में जब हम बातचीत कर रहे थे अपने पैनलिस्ट से तो हम उस वक्त ये देख पा रहे थे कि हिजाब का मुद्दा तो सेकंड फेज तक था, लेकिन थर्ड फेज में स्थिति ऐसी आ गई कि हिजाब से इतर आप आगे बढ़िए, अब अहमदाबाद ब्लास्ट को भुना लीजिए। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले को भुनाने का प्रयास भी किया गया भरसक। और ऐसा नहीं है कि न केवल एक बीजेपी का कोई नेता आकर बयान दे रहा हो, बीजेपी की ओर से तमाम बड़े नेता जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। तो ये भी माहौल बनाने का एक जो प्रयास है उसमें कितना वोटों में वो तब्दील होगा वो अहम है। दीपचंद हमारे साथ शायद जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। दीपचंद जी, लेकिन आप बार बार कह रहे थे कि अश्विनी शाही जो है वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी भी है कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और स्थितियां ऐसी भी हैं कि 10 मार्च में और 10 मार्च के बाद और बेहतर जो है उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, नौजवानों के लिए होगा, क्योंकि कोरोना काल चुनौतीपूर्ण रहा है हर प्रदेश के लिए। सर मैं पहली बात बता दूं, अश्विनी जी इस पर झूठ बोल रहे हैं। 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और कुछ नहीं होना है। जो कह रहे हैं हमने 5 लाख नौकरियां दी है, मुझे बताओ कहाँ दी है? तो युवा उत्तर प्रदेश का रोजगार तो वहां पर अगर धरना देता है तो उन पर लाठीचार्ज करते हैं, या फिर उनको अगर वो कुछ मांग करता है तो हम आपको एनएस तो लगा देंगे, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे। ये बस सिर्फ जुमले की पार्टी और झूठ बोलने वाली पार्टी है। 7 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, अगर करा है तो इन्होंने सिर्फ वो एक जिनका नारा था ना, बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब वो जनता समझ चुकी है 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश की। ये अब की जो उत्तर प्रदेश की जनता वोट कर रही है, सर मैं आपको कहना चाहूंगा उनका वोट पेट में हो या पेटी में होगा। वो अब जो युवा है वो बड़ा समझदार हो चुका है, समझ चुका है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। उन्होंने देखा कि मैं मानता हूँ कि 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर थी, लेकिन जो लड़ाई लड़ी है 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, वो चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी हो, किसी ने नहीं लड़ी। जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी, और उसी बौखलाहट से इनके जो बीजेपी के जो नेता है वो आज इतने बौखलाहट हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि एक इनके दिल्ली जी के मंत्री विधायक है, वो क्या बोल रहे हैं कि दाढ़ी नोट से चुटिया बना दूंगा। ये तो इनकी भाषा शैली है। एक इनकी मैडम भदौरिया की है जो विधायिका है, वो कह रही है नमक ले लो, राशन ले लो, वोट हमें देना। ये तो कोई मंत्री कह रहा है, कोई विधायक कह रहा है, सर कम से कम कांग्रेस पार्टी तो कम से कम बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। आप तो मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, न्यूज चैनल पर बैठे हैं सर दीपचंद जी, इसका ख्याल रखें, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आप करें प्लीज। ओके, मैं यहाँ टोक रहा हूँ आपको दीपचंद जी, ठीक है। जिसने जो कहा उसको हमने चलाया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो आप कह रहे हैं उसको दोहराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मैं लौट रहा हूं, हमारे साथ तमाम और भी मेहमान बने हुए हैं। अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ हैं। दीपचंद जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। हिसाब 10 मार्च को होगा और 10 मार्च को हिसाब क्या होता है बिल्कुल ठीक, ओके। मैं भाई वो भी सवाल ले रहा हूं सर, मैं वो भी सवाल ले रहा हूं, ठीक, गुमराह करने की बात करते हैं लोग। अरविंद जयतिलक जी, क्या लगता है आपको कि हम और भी कई पार्टियां ग्राउंड लेवल पर जो काम करना उनको चाहिए था, मुद्दे कई थे लेकिन मुद्दों को भुनाया नहीं गया और वो शायद सामने नहीं आए। कोरोना को लेकर भी अब लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश से सरकार फेल हो गई एक इस महामारी में, साफ तौर पर समझ में आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता तो इतना तक कह देते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो इतनी भयावह स्थिति ना होती। कैसे देख रहे हैं सर आप, क्योंकि चौथे फेज के चुनाव में पहुंच चुके हैं हम? बिल्कुल, हम लोग चौथे फेज के चुनाव में हैं, 3 चुनाव का दौर खत्म भी हो चुका है। और मेरा मानना है कि चूंकि विपक्ष है, विपक्ष की रवायत ये होती है कि सरकार की आलोचना करना, उन्हें जो है कि छूट मिलनी चाहिए।
लेकिन इसका तात्पर्य अभी नहीं होता है कि कुछ आप इस तरह की बातें कहें जो कि बिल्कुल ही जो है तर्क के विपरीत हो और जन धारणाओं के भी विपरीत हो और 16 आना झूठा नजर आए। ऐसा मान लेना कि 5 साल में सरकार कुछ की ही नहीं है और इस बात का ध्यान दिए बगैर कि 2 वर्ष जो है कोरोना का संकट रहा, मैं इससे जो है कतई सहमत नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल ये सही है कि महंगाई के मोर्चे पर, बेरोजगारी के मोर्चे पे सरकार का अपना रुख है, विपक्ष का अपना रुख है और हो सकता है कि इन दोनों रुखों में से किसका सही है नहीं है। वो कहते हैं ना कि पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। पहले ही भविष्यवाणी करने का किसी भी पार्टी को, किसी भी प्रवक्ता को कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अभी ये जो है 4थे चरण का है, इसके बाद अभी 3 चरण होना बाकी है और इसमें ढेर सारे ऐसे मसले आएंगे जो जन सरोकार से भी जुड़े होंगे और जिसका जन सरोकार से कुछ लेना देना भी नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जो जनता है ये तय करेगी। ये कंफ्यूजन की जो स्थिति अरविंद जी, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करवाना चाह रहा था आपसे कि कंफ्यूजन वोटर्स के मन में रहता है कि आखिर कैसी कौन सी नौकरी, कौन सा रोजगार, कब कहां कैसे दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 5 लाख नौजवानों को हमने 5 साल में नौकरियां दी हैं, फिर विपक्षी पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं, चाहे वो दीपचंद जी जैसे प्रवक्ता नेता हों या फिर तमाम और कांग्रेस पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि कहाँ है रोजगार। और राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं कि रोज 80 लोग जो है वो बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो इस कंफ्यूजन को कैसे पाटा जाए और ऐसे में मैसेज क्या जनता में जाए? देखिए हेमंत जी, अब चूंकि यहाँ पे सपा की भी सरकार रह चुकी है 12 से लेकर 17 तक, उसके पहले 7 से लेकर 12 तक बसपा की भी रह चुकी है। अगर यही सरकारें जो है अगर रोजगार के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर अगर बहुत अधिक सावधान रही होती, सतर्क रही होती, तो सत्ता से बेदखल नहीं होती। क्योंकि रही बात कांग्रेस की, तो वो तो उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही है। 89 के बाद जो है जनता जो है उसको लगातार खारिज करती रही। आज की स्थिति है कि 6.5% पर जो है आकर के टिक गई और जिसके साथ गठबंधन होता है उसी का बेड़ा गर्क कर देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस, ठीक है बिल्कुल क्योंकि वो पार्टी है तो उसको महंगाई का मसला, बेरोजगारी का मसला उठाने का अधिकार है, लेकिन वो सारी चीजें तार्किक होनी चाहिए। रही बात की बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार ने क्या किया, तो देखिए मेरा मानना है कि एक हर राज्य का अपना एक सीमित संसाधन होता है। 5.5 लाख करोड़ का बजट है, इसमें जो है इसी के दरमियान जो है आपको नौकरी भी देनी है, पेंशन भी देना है, भत्ता भी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना, सारी चीजें है। अब इसी में कोई कहे कि हम 5000 जो है यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, मुफ्त जो है सिंचाई देंगे, मुफ्त खाद देंगे, ये तो लोक लुभावने नारे हैं। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में पूरे राष्ट्र की तस्वीर अब तक बदल गई होती। हेमंत जी, ठीक है अरविंद जी, मैं लौट रहा हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान जो है वो बने हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। जी दिलीप जी, अभी परसेंटेज की हम बात कर रहे थे, लगातार पुनीता ने भी जानकारी दी, हमारी सहयोगी हैं, और वो ये जानकारी के फर्स्ट फेज से लेकर हम 4th फेज में आ गए, लेकिन वोट प्रतिशत में लगातार कमी है। साइलेंट वोटर्स का जिक्र दीपचंद जी कांग्रेस के नेता वो भी कर रहे हैं कि साइलेंट वोटर हैं, पेट में है वोट या फिर पेटी में है वोट, ये भी जिक्र उन्होंने अभी कर दिया। तो किस तरीके से देखें 4th फेज में स्थिति को, कैसे देख पा रहे हैं आप? ये हिम्मत की चिंता का विषय है और हर फेज में मैं ये चिंता व्यक्त कर रहा हूँ कि वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ना पहली बात तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है और मैं ये कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी का धीरे धीरे गिरावट आ रही है। क्योंकि जब इस देश का नागरिक इस बात के लिए जागरूक नहीं है कि उसे वोट देना चाहिए या उसे वोट देने से परिवर्तन आ सकता है, तो हम किस तरह की डेमोक्रेसी की बात करेंगे। क्योंकि जब हम सरकार बनाने में हिस्सेदारी नहीं रख रहे हैं तो सरकार चलाने में तो हमारी हिस्सेदारी वैसे भी नहीं रहती है, तो हम सरकार के कार्यों का सवाल पूछने का भी हक खो बैठते हैं। ये जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, जिनके कार्यकर्ता हैं, जिनके मिलने वाले हैं, दोस्त यार परिवार के लोग हैं। इसका मतलब यह सीखा था कि आम जनता जो है वो अभी भी वोटिंग से अपने आप को दूर रखते हैं और ये जो उदासीनता है आम वोटर की, ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है और रूलिंग पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज, मेरा ये अपना आकलन है, उसका मेरा अपना आकलन है कि वोट परसेंटेज। और इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आपको बताएं, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपने चुनाव आयोग से मांग की है, तो पंजाब से बड़ी खबर, ईवीएम की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो बड़ी खबर पंजाब से आ रही, पूरे पंजाब में ईवीएम की सुरक्षा का अनुरोध किया है, आपने चुनाव आयोग से मांग की है ईवीएम की सुरक्षा को लेकर। एक बार फिर दिलीप जी के पास चलते हैं, अपनी बात पूरी कीजिए दिलीप जी। और आप देखिए कि 8 घंटे की वोटिंग के बाद, यानी कि 7 बजे सुबह वोटिंग शुरू और 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, उसमें लखनऊ जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है,
राजधानी मानी जाती है, केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश का, वहां पर 47% की वोटिंग, यानी 48% मोटा मोटा मान लीजिए ये वोटिंग हुई है। और लखीमपुर खीरी जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड था, वहां पर 93% वोटिंग हुई। अभी 93% वोटिंग का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो अजय मिश्रा टेनी का डिस्प्यूट चल रहा है, उनसे उनके विपक्ष में ज्यादा वोटिंग हो गई, यानी कि विपक्ष को वहां ज्यादा वोट मिल गए हैं। और अगर सरकार को वोट मिल गए हैं, यानी कि अगर पक्ष को वोट मिले हैं, सत्ता को वोट मिले हैं, तो इसका मतलब ये जो सारा प्रोपेगेंडा हुआ था, इसका असर वहां की जनता पे नहीं पड़ा। यानी कि जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अजय मिश्रा टेनी के लड़के का उसमें कोई दोष नहीं है, वो जो था वो एक एक्सीडेंट था या वो विपक्ष का प्रोपेगेंडा था। ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। और पीलीभीत में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल वोटिंग जो है वो भी 50% को नहीं छू पाई है। तो सोचिए कि 4th फेज की वोटिंग, अवध प्रांत की वोटिंग, जो भाजपा का गढ़ है, जो मेन इलाके हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट सीटें मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, विपक्ष भी उनका अपनी दावेदारी क्लेम कर रहा है। और इतना दम भरने के बाद, इतना जोर लगाने के बाद सत्ता पक्ष के द्वारा और विपक्ष के द्वारा भी वोटिंग परसेंटेज 8 घंटे में 50% नहीं पहुंचा। तो आप बचे हुए घंटे में 10-20% और मान लीजिए, यानी कि 60-65 के बीच से ज्यादा वोटिंग नहीं होने वाली। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पिछले साल पिछले रिजीम का वोटिंग परसेंटेज था, इस बार का वोटिंग उससे ज्यादा नहीं होने वाली। और ये चिंता का विषय है। इस देश की ये जागरूकता, यानी कि राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि एक जो माहौल था 2014 के बाद से, जो एक माहौल हिंदुस्तान के अंदर बना था, वो माहौल अब नजर नहीं आता। और अगर वो माहौल नजर नहीं आता, विकास के मुद्दे पर वोट करने के लिए लोग अगर नहीं निकल रहे हैं, क्या विकास के मुद्दे पर वोट नहीं हो रहा है, फिर वापस वही जो ट्रेन है उसी पटरी पर वापस आ गई, जहां जात पात का जिक्र हो, जहां हिंदू मुसलमान का जिक्र हो, धर्म की राजनीति का जिक्र हो, और उससे लोग पक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं, हमारी किसी ने कोई बात नहीं की, हमें रोजगार मिला नहीं, हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा हमको मिली नहीं। उन्हीं मुद्दों को लेकर वो नाराजगी, खफा, यानी कि वो साइकिल जो बार बार घूम रही है, जिसमें जंग लग चुकी है, उसी दौर में है क्या आवाम, और इसी माइंडसेट के साथ शायद वो वोट करने के लिए नहीं आ रहे। लेकिन ये हम अपील लगातार कर रहे हैं, वीके न्यूज के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकलें और उन तस्वीरों को देखें कि जो बुजुर्ग 101 साल की महिला है, वो भी वोट देने के लिए अगर आ रही है, तो आपको बदलाव अगर चाहिए, या फिर अगर आप अपनी भागीदारी लोकतंत्र रखते हैं, तो अपना वोट कास्ट जरूर करें। लेकिन ये जो अहम बात दिलीप जी ने कही, सीएम पपने साहब, आपसे भी इसका सवाल लूंगा, और अश्विनी जी, मैं आपसे पहले इसका जिक्र समझ लूं कि क्या ये स्थिति है कि क्या वर्तमान की पार्टी से, वर्तमान की गवर्नमेंट से, रूलिंग पार्टी से बहुत ज्यादा नाराजगी और उत्सुकता नजर नहीं आती जो पहले देखा जाता था? हेमंत जी, देखिए, पहले ओवरऑल मैं पहले कह रहा हूँ 2012 के पहले 50% से पहले ज्यादा वोटिंग नहीं होती थी, लेकिन 2012 के बाद धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ तो वो वोटिंग जो है 60%, 62% तक होने लगी। ये इस चुनाव में भी लगभग मैंने कहा कि कमोबेश उतनी ही वोटिंग हो रही है, 1-8% कम ज्यादा कहीं पर। तो जनता का मूड, अभी अगर ये कहा जाए कि नहीं, अभी तक उत्तर प्रदेश में ज्यादा तो कुछ भी नहीं है अश्विनी शाही जी, कम ही है, कम हुआ है, हाँ कम ही है, ज्यादा नहीं है। ओवरऑल की मैं बात नहीं कर, हर जिले वाइज अगर आप बिल्कुल कहीं पर 1% ज्यादा हुआ है, कहीं पर 2% कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है वो कम हुआ है। जिले में कहीं ज्यादा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो उसमें हेमंत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार के प्रति जो है लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होती, तो और परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, बहुत ज्यादा वोट पड़ने चाहिए थे, ये सरकार के विरोध में जा रहा है। लेकिन अगर वोट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार के प्रति बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, और नॉर्मल लोगों ने, जितने लोगों ने उधर वोट किया था, उन लोगों ने वोट किया है। ऐसी कोई सरकार के प्रति कोई किसी के लिए कहीं मन में खटास नहीं है। लोग योगी जी के विकास से खुश हैं, लोग योगी जी और मोदी जी के डबल इंजन की सरकार को फिर से लाना चाहते हैं, इसलिए उतने वोट परसेंटेज। आपको इसमें उदासीनता लगती है अश्विनी शाही जी, उदासीनता लगती है लोगों की? वोटर्स में देखिए, मैं कहूंगा कि क्योंकि पहले से 2017 के बाद से, 2019 के बाद से वोटर भी बढ़े होंगे, तो कुछ जरूर उदासीनता होगी। एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं तो लोग निकल कर आते। तो अगर मान लीजिए कि 60-62% पहले हुआ, तो 65% होना चाहिए था, 61% और जो है 59% नहीं होना चाहिए था। उदासीनता भी रही होगी कि घरों से क्या निकला जाए। बहुत हिंदुस्तान में तो एक और ट्रेंड है कि घरों में चलो आज छुट्टी का दिन मनाते हैं, तो आज छुट्टी भी बहुत लोग मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग मतदान करने ही जाते हैं। तो वो उदासीनता शुरू से रही और अभी भी रही है। लेकिन एक जागरूकता जो 2-3 चुनाव में देखने को मिली थी, वो इस चुनाव में देखने को नहीं मिल रही है। इसको अगर कुछ हमारे विद्वान पैनलिस्ट जो है कई चैनलों पर इसको बेहतर मान रहे हैं, कुछ लोग सरकार के खिलाफ मान रहे हैं।
अब ये तो देखना होगा कि 10 तारीख को रिजल्ट क्या होता है। ठीक। पपने साहब, आपको क्या लगता है कि जो जिक्र दिलीप जी ने किया उदासीनता है और उस पर विचार करना चाहिए और थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, ऐसा है क्या? दरअसल हेमंत जी, जिस तरीके से भी उदासीनता की बात हो रही है, दरअसल हम अगर यही सब वोट परसेंट पे अगर हम जाते हैं, आप ये देखिए कि अगर हम अवलोकन करते हैं 2017 का जो अपना मतदान हुआ था उसमें 2% की बढ़ोतरी हुई थी उस मतदान के अंदर एक्चुअली। और जब 2% की बढ़ोतरी होती है तो भाजपा जो है 313 सीटों पर काबिज हो जाती है, एक्चुअली बात यह है। यानी कि भारी भरकम एक अपना मतदान का क्रम अपना जो है 2% पर अपना जाता है, तो उसके बाद इस तरह हार जीत का फासला इस तरीके हो जाता है, एक्चुअली बात यह है। लेकिन उससे पहले देखिए, हम अगर 2007 में अगर आप जाते हैं तो अगर 2012 में भी अगर जाते हैं, उससे पहले 2007 में अपना बीएसपी अपना पूरा सत्ता में काबिज होती है। 2012 में देखिए जो अपना वोट परसेंट जाता है, जहां पर आज अपना चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर एसपी जो है 39 सीटें अपना पे काबिज होती है और बीएसपी 12 पे और बीजेपी मात्र 4 सीटों पर काबिज होती है। और 2017 में देखिए आप 2% वोटें जब अपना बढ़ती है तो किस तरीके से वो अपना स्विप करती है, कई जिलों के अंदर तो पूरा ही स्विप करती है, एक्चुअली बात है। तो ऐसे में जो मतदान का क्रम आज चल रहा है तो इसका किसको घाटा होगा या किसको फायदा हो रहा है, या जिस तरीके से कहा जा रहा है इस वक्त कि बीएसपी का जो अपना वोट है वो पूर्ण रूप से साइलेंट है, एक्चुअली बात है। तो इस तरीके से जो है अपना क्या कयास लगाई जा सकते हैं, ये तो अब 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हमारे जनमानस को ही चाहिए वो किसी को भी वोट करे, मत जरूर करना चाहिए और अपने उस मत का प्रयोग करना चाहिए, उसकी कीमत समझनी चाहिए कि उसकी कीमत क्या है, इसलिए बात है। अगर आपके अंदर रोष भी है तो उस रोष को तो मत के माध्यम से आप व्यक्त कीजिए। ठीक, ओके। दिलीप जी, क्योंकि हम लगातार सीटों की बात कर रहे हैं, लखनऊ का जिक्र कर लें, लखीमपुर खीरी का जिक्र कर लिया जाए, रायबरेली भी एक बड़ी अहम सीट है जिसको लेकर गांधी परिवार का साख दांव पर थी। हालांकि अब उनका कैंडिडेट ले लिया बीजेपी ने, जिसको लेकर एक अलग तरीके का समीकरण भी वहां पर है। कैसे देख रहे हैं लखनऊ के 9 सीटों का अगर जिक्र करें या लखीमपुर खीरी की बात करें, 8 सीटें वहां पर हैं, बीजेपी के पास 8 हैं, लखनऊ में भी 8 सीटें हैं, एक समाजवादी पार्टी के पास है। ये क्योंकि बहुत साइलेंट, जैसा आपने भी कहा कि प्रदेश की राजधानी है, वहां पर बहुत साइलेंट अगर वोट पड़ रहा है तो इसके मायने क्या, किस तरीके से देखें? क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी दांव पर लगी है। खुद राजनाथ सिंह का अगर जिक्र किया जाए तो वो भी वहां पर कैंपेन करने के लिए पहुंचे और आज उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल भी किया। कौशल किशोर भी सांसद हैं और मंत्री साहब भी हैं, उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जो खुद उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, तो कई मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, न केवल सेंटर की बल्कि प्रदेश की भी। जी हेमंत जी, मैं ये कहूंगा कि मंत्रियों की नहीं बल्कि सरकार की साख दांव पे लगी हुई है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिसकी जो आज का चरण है जी, एक तो लखनऊ में है, अवध प्रांत में है। अवध प्रांत सबसे मजबूत प्रांत है भारतीय जनता पार्टी का। और लखनऊ जो अवध फतेह हो गया तो सब जी, अवध फतेह हो गया तो सब फतेह हो गया कहा जाता है और अवध का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आज के चुनाव में शामिल हुआ है। लेकिन मैं फिर कहूंगा अवध, हेमंत जी आप मेरे निवेदन पर एक सर्वे करा के भेजिएगा जी। ये लोग जो वोटिंग देने नहीं, जो वोट देने नहीं आ रहे हैं, ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, या तो बहुत हाई क्लास के लोग हैं जो लाइन में लगना पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें मतलब नहीं सरकार किसी की बने, उनका अपना काम चलता रहता है। बट ये जो 40% का गैप है, इस 40% में 90% से ज्यादा वो तबका होगा जो मिडिल क्लास का तबका है, जिसको सरकार से वास्तव में कुछ नहीं मिल रहा है, ना प्रदेश की सरकार से, ना केंद्र की सरकार से, और पूरे हिंदुस्तान में। तो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये तबका हमेशा से ठगा जा रहा है और अभी भी ठगा जा रहा है, और यही वो तबका है जो वोट देने में इंटरेस्ट कम रखता है। अब जो आपका सवाल था कि लखनऊ में देखिए जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में कुछ सीटों पर बड़ी उठापटक रही है। जैसे जो मध्य की सीट थी, जो ब्रजेश पाठक कानून मंत्री रहे हैं, ब्रजेश पाठक एक ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे 5 साल जनता के बीच सक्रिय रहे हैं, कोरोना में पूरे सक्रिय रहे हैं, और इन्होंने कोरोना काल में सरकार के खिलाफ भी बोला था जो कमियां थी। ये भी एक हिम्मत की बात है। ये थे कौशल किशोर थे, इन 2 लोगों ने सरकार के खिलाफ भी बोला था। अब उसका एक नतीजा ये रहा कि उनको मध्य से हटाया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पूरे लखनऊ में तो सक्रिय थे, लेकिन मध्य की जनता जहाँ के वो नेता थे वहां पर वो कम सक्रिय थे, इसलिए उनको वहां से हटा करके कैंट भेज दिया गया। कैंट में जो सुरेश तिवारी जी थे, जो बाइपोल में जीत करके आए थे, उनका वो पुराना क्षेत्र था, अच्छी दावेदारी थी उनकी, जीतने के भी चांसेस थे, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया और उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। तो उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी का नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्वाति सिंह का टिकट कट गया।
स्वाति सिंह का टिकट कट गया, राजेश्वर सिंह को दे दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, जैसे उत्तरी विधानसभा से नीरज वोरा रिपीट हो गए, चलिए कोई बात नहीं। जो आप पश्चिम की बात कर लीजिए, पश्चिम में सुरेश श्रीवास्तव जी की जगह अंजनी श्रीवास्तव को दिया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जनता की राय है कि जो अंजनी श्रीवास्तव जी हैं उनकी पकड़ जनता में कम है। उनको जितने भी वोट मिलेंगे उसमें से 98% वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। अंजनी श्रीवास्तव जी का व्यक्तिगत प्रभाव कुछ नहीं है क्षेत्र में, ना तो उनको कायस्थ समाज के लोग ज्यादा जानते हैं और ना अदरवाइज क्षेत्र में उनको जानते हैं लोग। वो पुराने सभासद रहे हैं उस नाते क्षेत्र के, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग उनको जानते होंगे, बट जनरल परसेप्शन ये है कि अंजनी श्रीवास्तव जी को क्षेत्र में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा जैसे कौशल किशोर की बात करें तो कौशल किशोर जी की पत्नी को भी टिकट मिला है और उनके साले साहब को भी टिकट मिला है सरोजिनी नगर सीट से। तो ये एक परिवारवाद को लेकर के भी चर्चा चल रही है। तो इस तरीके से जो 2 सीटें हैं लखनऊ की, चाहे वो पश्चिम की सीट हो और चाहे मध्य की सीट हो, इन 2 सीटों पर कयास है कि ये सीटें बढ़ सकती। इसके अलावा लगभग राजेश्वर सिंह की सीट निकले कि नहीं निकले, अगर निकल जाती है तो एक्सपेरिमेंट बहुत सफल माना जाएगा। नहीं निकलती है तो पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर लखीमपुर ये फतह कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि लखीमपुर डिस्प्यूटेड है और उन्नाव डिस्प्यूटेड है। ये 2 डिस्प्यूटेड एरिया अगर निकल जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जितना भी प्रोपेगेंडा फैला हुआ एक्चुअल में उसमें सत्यता नहीं थी, सिर्फ विपक्ष का फैला हुआ जाल था जिसमें जनता भ्रमित नहीं हुई जी। लेकिन अभी भी उसी को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं। रत्नेश जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, वो ये जिक्र जरूर करेंगे लखीमपुर खीरी को लेकर। रत्नेश जी, कहाँ स्टैंड करती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि हम अगर 59 सीटों में देखें और 2017 के परिणाम अगर देखें तो सिर्फ 2 सीटों पर आप थे, उसमें से 1 सीट तो चली गई रायबरेली से। देखिए आप, मुझे पता था कि आप रायबरेली सदर से नहीं, उसका उन्होंने आकलन उसको लेकर कुछ कमेंट दिलीप जी ने किया नहीं, इसलिए मैंने ये जिक्र कर दिया रत्नेश जी, नहीं तो मैं करता नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अदिति सिंह का जो राजनीतिक अस्तित्व था वो उनके पिता के कारण था और उनके पिता कांग्रेस के नेता थे। आप इस बार देखिएगा रायबरेली सदर से अदिति सिंह को चुनाव जीतने में पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी जनप्रतिनिधि है, क्योंकि आज शायद वो रायबरेली मेरे जिले से सटा हुआ जिला है, तो वहाँ की कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पत्रकार या जो वहाँ के लोकल लोग नहीं है वो नहीं जान पाते। जैसे मैं आपको बता दूं, क्षत्रिय तो भले है अदिति सिंह, लेकिन अदिति सिंह का क्षत्रियों के बीच में ही बड़ा विरोध है। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि अभी उनकी बहन ने एक वैश्य लड़के से शादी की और उन्होंने क्षत्रियों के नाम पे वोट तो मांगे, लेकिन जब शादी उन्होंने वैश्य के साथ की तो उनके क्षत्रिय समाज ने उनका बहुत विरोध किया था इस बात पे। तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज में उनका विरोध है। दूसरा, रायबरेली सदर में देखिए, रायबरेली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कांग्रेस के प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा है। आप वहां कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस का विरोध किया आपने, फिर आप सत्ता लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी में चली गई, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और नो डाउट इस बार रायबरेली सदर कांग्रेस के कैंडिडेट ही जीतेंगे, उसमें अदिति सिंह का कोई रोल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कहा कि लखीमपुर खीरी और उन्नाव जो अभी हम मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 डिस्प्यूटेड एरिया थे। तो देखिए, वो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या मंत्रियों के गलत कार्यों के कारण वहां पर जनता के बीच आक्रोश फैला। ठीक है, आप किसी के घर के व्यक्ति को गाड़ी चढ़ाकर मार देंगे तो उसका विरोध होगा, आप चाहे मंत्री हो चाहे आप अधिकारी हो, आपका विरोध होगा ही होगा। तो अगर आप उस विरोध को पॉलिटिकली अगर गेन करना चाहते हैं तो आपको आशीष मिश्रा की जो जमानत हुई उसका विरोध करना चाहिए था कोर्ट में, आपने नहीं किया। एक खुशी दुबे होती है, वो बेगुनाह होती है, उसकी जमानत पे आप विरोध करते हैं हाई कोर्ट में, और एक अपराधी जिसका पूरा वीडियो देखा लोगों ने, आप उसकी बेल को हाई कोर्ट में अपोज भी नहीं करते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया अपनाया गया एक समुदाय के व्यक्ति के प्रति और दूसरा अपने एक नेता के लड़के के प्रति, तो इसका बुरा प्रभाव तो पड़ेगा। और केवल प्रभाव यहीं पर भी नहीं है, लखनऊ के भी सभी विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, जो आप लोग खुल के नहीं बोल पाते, मैं खुल के बोलता हूँ, योगी आदित्यनाथ की पूर्वी उत्तर प्रदेश में छवि ब्राह्मण विरोधी है। उन्हें ब्राह्मणों के विनाशक के तौर पे देखता है ब्राह्मण समाज। आप क्या सोचते हैं कि राजेश्वर सिंह को अभिषेक मिश्रा के आगे ब्राह्मण समाज वोट कर देगा? कभी नहीं करेगा। और अभी आपने देखा कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिविटी नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी में कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उससे ही खुशी मिल जाती है आपको रत्नेश जी? नहीं, देखिए उससे हमें खुशी नहीं मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। जी, अश्विनी शाह जी कुछ कह रहे हैं, कह दीजिए सर।
जी बताएं। मैं ये कह रहा था कि हमारे भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है 6% की पार्टी थी, वो अब 2% से ऊपर तो जा नहीं पाएगी। 2 से 2.5% ये उतना ही आना है। लेकिन अब ये दूसरे की खुशी में ये खुश है कि भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध। अरे भाई, शुरू से ही आप लोगों ने एक छवि बनाई उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री की, ब्राह्मण विरोधी। कहाँ ब्राह्मण विरोधी है वो? अरे बताइए ना, बिल्कुल एक चीज बताइए। खुशी दुबे नहीं, एक चीज बताइए 13 में, और ये लोग एक छवि अरे बनाने की सुनिए तो कोशिश भाई कर रहे हैं। साहब, सहाय जी सुनिए तो। अरे एक सहाय जी 10वीं नहीं, पास सहाय लड़के जी। का फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है, केवल उसका नाम में केवल मिश्रा अरे लगा मैं था आपकी इसलिए। बात का ही जवाब देता हूँ भाई। अरे फर्जी बताइए ना, इनकाउंटर की बात अरे नहीं है। एक अभी चीज आपने बताइए, 2 जिस नाम व्यक्ति लिए। का कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो आप उसका इनकाउंटर कर देंगे? चलिए बोल लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ आपका। आप बताइए ना। 2 चीजें बोला। एक लड़की का जो 3 दिन पहले ब्याह कराई है, उसकी जमानत का आप हाईकोर्ट में विरोध करते हैं, आप इसे क्या कहेंगे? तो बताइए, मैं जवाब भी दे दूं। मैं बातें पूछ लूं फिर बताइएगा आप। खुशी दुबे का उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाई कोर्ट में जमानत का विरोध क्यों किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनलीगली रखा गया खुशी दुबे को कस्टडी में, और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया। दूसरी बात, अगर आप उन्हें ब्राह्मण विरोधी नहीं मानते हैं तो धनंजय सिंह के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विनीत सिंह के ऊपर अजीत सिंह की हत्या का आरोप है, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे यहाँ के एक सांसद जी हैं, उनके बेटे ने दलितों की जमीन पर कब्जा कर लिया, उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? आप बताइए ना। हो गया, क्या उनके नाम के आगे तो सिंह लगा होना योगी आदित्यनाथ से उनके संबंधों को उजागर नहीं करता? आप एक चीज बताइए, हो गया तो मैं धनंजय जवाब सिंह के दूं ऊपर भाई। 25,000 का क्या जवाब लीजिए ना। पूछ लीजिएगा अश्विनी शाही जी से कि कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने कितना वहां पर जाकर बवाल काटा इस मसले को लेकर भी। नहीं, मैं अभी भाई साहब जवाब दे दूं। हमारे भाई जो इस समय जो है वो कर रहे हैं जी। देखिए, कुल मिलाकर मेरा ये है, अभी इन्होंने 2 चीजें कही। इसके पहले एक समुदाय विशेष की लड़की को जो 4 दिन पहले आई थी उसको अपराधी बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया, और मंत्री के समुदाय विशेष नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसी ब्राह्मण समुदाय से मैं आता हूँ, उसी ब्राह्मण समुदाय से मैं आता हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने समाज के लोगों अब जवाब सुन लीजिए ना रत्नेश जी, एक बार आपने सवाल कर दिया, एक बार जवाब सुन लीजिए, फिर अच्छा ही लगता है, ऐसे सब बोलने अच्छा लगेगा जी। तो वो समुदाय खुशी दुबे का समुदाय ब्राह्मण का था और टेनी मिश्रा का समुदाय ब्राह्मण का नहीं था, उनको बचा लिया गया। तो ये योगी जी कैसे ब्राह्मण विरोधी हुए भाई, अगर आपकी बात हम मान भी लें। दूसरी बात, आप विरोध करते रहे टेनी मिश्रा, किसान। राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, बघेल साहब गए, चन्नी साहब गए, 50-50 लाख रुपए दिया है, और आप लोगों ने टिकट किसको दिया वहां उस जिले में? टेनी मिश्रा के सगे रिश्तेदार को आपने टिकट दिया। टिकट क्यों दिया, ये भी एक सोचने की बात है। अरे तो हमने तो खुशी दुबे की बहन को भी टिकट दिया है। अरे हमने तो उन्नाव पीड़िता की माँ को भी टिकट दिया है। कहाँ हुआ है? आपने इतने आरोप लगाए, अब तो सुन लीजिए प्रभु। देखिए, अब आपने टिकट दे दिया उनके बहुत नजदीकी रिश्तेदार को, आरोप लगाते रहे। योगी जी के ऊपर कहा आपने ये सिंह वो सिंह ऐसे। देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया खुशी दुबे पर। न्यायालय पर या तो भरोसा है या सरकार पर भरोसा है। लखीमपुर की घटना में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की, कमेटी के थ्रू उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हाईकोर्ट से उनकी जमानत हुई। तो या तो न्यायालय पर भरोसा नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी में 5 बजे तक 57.45% मतदान दर्ज किया गया है। ये बांदा में 5 बजे तक, फतेहपुर की बात करें तो 59.96% मतदान दर्ज किया गया है। हरदोई में 5 बजे तक 55.40% मतदान दर्ज किया गया है। लखीमपुर में 62.45% मतदान हुआ है। तो 5 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 5 बजे तक 54.98% मतदान हुआ है। पीलीभीत में 5 बजे तक 61.42% मतदान हुआ है। फतेहपुर में 5 बजे तक 59.96 मतदान हुआ है। और एक बार फिर चलते हैं अश्विनी जी के पास। अश्विनी जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं पूरा कर रहा हूँ। खुशी दुबे
तेनी मिश्रा सबकी बात आपने किया। अरे कांग्रेस के भाइयों प्रवक्ता हमारे भाई जो बैठे हैं, एक बार देवेंद्र मिश्रा की भी बात कर लेते, जो सीओ वहां पर मारे गए थे, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? उनकी बात आपने एक बार भी नहीं की। ये है आपका ब्राह्मण प्रेम? नहीं, बिल्कुल जो है। एक चीज बताइए, क्या खुशी दुबे ने गोलियां चलाई थी देवेंद्र मिश्रा के ऊपर? सीओ को मार दिया गया। आप मुझे चीज बताइए ना, जिसने गोली चलाई थी उसका तो बताना क्या हुआ ना? आपने पूछा, मैंने सुना, और आपने पूछा, आप सुनी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तो हम लोग आमने सामने नहीं है, तो आप मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल मारे गए, खुशी दुबे ने देवेंद्र मिश्रा के ऊपर गोलियां चलाई थी, उनका परिवार नहीं था। संतोष चीज बताइए ना, क्या खुशी दुबे ने देवेंद्र मिश्रा पे गोलियां चलाई थी? वो ब्राह्मण नहीं था। ठीक है, की आप बोल चुके हैं, तो वो ब्राह्मण था या नहीं था, ये सोचिए। तो ये सरकार की बात है, साधु की जाति नहीं पूछी जाती है। आप लोगों ने एक साधु को जो है अनावश्यक जाति बंधन में खींच लिया। जब आदमी बिल्कुल रत्नेश जी, मैं आपको जवाब आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन शाही जी अब तो स्थिति ऐसी है कि नवाब मलिक को लेकर अगर आप ईडी ने एक्शन ले लिया तो फिर आप पर सवाल उठ रहे हैं। शाही साहब, नवाब मलिक को मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। नवाब मलिक के ऊपर अगर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, नवाब मलिक ने, उनके बेटे ने क्या फरहान मलिक या क्या नाम है उनका, उनके उस लैंड के कागज पर दस्तखत है जो डी कंपनी से संबंध रखते हैं, और ये कागजों में ये किया गया है, पूरी जांच पड़ताल की गई है। अगर कोई देश के विरोध में काम करता है तो इस देश के विरोध में काम करने के लिए। ओके रत्नेश जी, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर वो मान लीजिए कि इस देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको वहाँ के गृह मंत्री और इनको न्यायालय के द्वारा छोड़ा कर लाइए, वहाँ पेश करिए कि हाँ हमने जो है कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है रत्नेश जी, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद फिर मैं सीएम अपने साहब भी हैं हमारे साथ, अरविंद जयतिलक जी भी हैं, दिलीप जी। ठीक है हेमंत जी, मैं इनकी बात का एक जवाब दे दूं। चीज बताइए, क्या अगर मेरा भाई को मैं कोई अपराध करता हूं तो क्या आप मेरी पत्नी को उसकी सजा दिलवाएंगे? नहीं ना। एक चीज बताइए, सुनिए, अरे आप सुनिए जी, चुप रहिएगा। आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में इंटरप्ट किया तो ज्ञान देने लगे। वो ज्ञान स्वयं पर भी लागू कीजिए। ज्ञान आप लीजिए ना, वो ज्ञान स्वयं पर भी लागू कीजिए। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आकर उसको कंक्लूड कर दीजिए फटाफट से। रत्नेश जी फटाफट से उसको कंक्लूड कर दीजिए फटाफट। मेरा पहला प्रश्न है कि खुशी दुबे ने देवेंद्र मिश्रा के ऊपर गोलियां नहीं चलाई थी। देवेंद्र मिश्रा के ऊपर जिसने गोलियां चलाई विकास दुबे, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मैं उसके एनकाउंटर का कतई विरोध नहीं करता, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के अपराधी होने के कारण अगर आप उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे रिश्तेदारी को, या एक ऐसी महिला जो 3 दिन पहले ब्याह कराई है, आप उसे जेल भेज। अरे भाई सुन लीजिए, आप अश्विनी जी सुन लीजिए। सुन रहा हूँ, आप सुन रहे थे क्या? यह हार की बौखलाहट है जो बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई चलिए ठीक है, अब इससे अलग थोड़ा सा सवाल ले लेता हूं मैं, क्योंकि अभी ओके बिल्कुल ठीक है अश्विनी शाह जी, रोक रहा हूं प्लीज, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप लगातार अगर लड़ते रहेंगे, क्योंकि सम्मानजनक पार्टियां हैं आप दोनों सबसे पुरानी पार्टियां हैं। अरविंद शाही, अश्विनी शाही जी और रत्नेश जी, आप दोनों पुरानी पार्टियां हैं, डिसिप्लिन में आपको रहना होगा। आपसे कुछ और छोटी पार्टियां सीखेंगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सवाल ले लेता हूँ। 6% की पार्टी 50% की पार्टी से मुकाबला उत्तर प्रदेश में कर रही है। अरे भाई आइए ना पंजाब में, चलिए ठीक है पंजाब का जिक्र कर दिया रत्नेश जी, और पुनीता के पास जानकारी भी थी, पुनीता ने जानकारी दी भी कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंच गई। इधर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि ईवीएम मशीन की खराब की गड़बड़ी है, इसमें थोड़ा सा सोचिए, चुनाव आयोग थोड़ा सतर्क हो जाए। क्या लगता है इसमें क्या स्थिति है शाही साहब? ये एक और परसेप्शन क्रिएट होना शुरू हो गया, क्या ये ग्राउंड तैयार हो रहा है क्या अभी से? देखिए, ग्राउंड क्या, ईवीएम का रोना तो आज से नहीं रोया जा रहा है। ईवीएम पे तो बहुत जगह से रोना रोया। जब जैसे पार्टियां हारना शुरू करती हैं, ईवीएम की बात करना शुरू करती हैं, चुनाव जीतना शुरू करती हैं, तो ईवीएम का रोना खत्म हो जाता है। कि ये परसेप्शन तो फिर कोई भी कर सकता है। इस राज्य में नहीं हुआ है, जहाँ पर ये लोग चुनाव हारे हैं वहाँ ईवीएम का रोना रोए हैं। जब ईवीएम का रोना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि ये लोग हार रहे हैं। बात तो वो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मन में डर है का वहाँ मामला गड़बड़ है। मैं लास्ट में दूंगा रत्नेश जी आपको, मैं लास्ट में दूंगा। जी कह दीजिए सर, कह दीजिए। देखिए, ईवीएम का रोना रोने वाले भी सबसे पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इतिहास खंगालेंगे तो सबसे पहले ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी इन्होंने ही लगाया था।
और आपने सीख ले ली, अब लगातार इसको लेकर आरोप लगाते इन्होंने ही लगाया था। चलिए ठीक है, तो ओके। इनका कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी, सबका कुत्ता ओके। कुत्ता। अपने साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, पुनीता के पास भी सवाल है। पुनीता पपने जी भी हमारे साथ है, अरविंद जयतिलक जी भी हैं जी। यही सवाल होगा मेरा दिलीप यशवर्धन जी से कि अभी जिस तरीके से हमने वोटिंग परसेंटेज बताया 5 बजे तक का, और सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है जी, किस तरीके से इसको देख सकते हैं? मैं सुनीता जी इसको बहुत गंभीर नजर से देखता हूँ, और ये मैं हर बार डिबेट में कहता हूँ कि ये जो 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है मात्र 57.45%। अब 1 घंटे का समय बचा है, 1 घंटे में कितना वोटिंग हो जाएगा? 2%, 3%, 4%। तो आप देखिए पिछली बार से कम वोटिंग हो गई। ये कम वोटिंग क्या दर्शाती है? कम वोटिंग सीधे सीधे उदासीनता ही तो दर्शाती है। और उदासीनता तब जब इतना ज्यादा सारी पार्टियों के द्वारा एडवर्टीजमेंट किया गया, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करी गई, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाई गई, और इतने नए वोटर भी 5 सालों में बढ़ गए। तो ये जो हेमंत जी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक पार्टियां, अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, ये लोग लकीर पीटने पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर अपराधी नहीं है, जाति पे बात होती है। जो ब्राह्मण था उसको पुलिस ने उठा लिया, वो दलित थी उसका रेप हो गया। यहाँ अपराधी आदमी नहीं है, लड़की का रेप नहीं होता, यहाँ जाति का रेप होता है, जाति का अपराधी होती है, जाति के साथ भेदभाव होता है, जाति के साथ छेड़छाड़ होता है। राजनीतिक सरकार जो जाति के साथ अलगाववाद की बात करती है, यहाँ इंसानों के साथ कुछ नहीं होता, और ये लोग लकीर पीटते रहते हैं। उन चीजों से हट करके आगे बढ़ने की बात कोई नहीं करता है कि हाँ ये जो वोटर नहीं निकल रहा है ये कैसे निकलेगा, इस पर लेकर के किसी का कोई मास्टर प्लान नहीं है। ये जो देश आजादी के बाद से और उसके पहले जो प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ ये देश था, सारी प्राकृतिक संपदाएं खत्म होती जा रही हैं, उनको कैसे बचाया और बढ़ाया जाएगा, सिर्फ कोई बात नहीं करता है। आजादी के बाद अभी भी हम किसान की समस्या पे लड़ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है इस पे लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पे लड़ रहे हैं, अभी भी वही सवाल उठ रहे हैं, और चीजें डिटोरिएट होती चली जा रही हैं। आप डेवलपमेंट का दम भरते हैं और चीजें वास्तविकता में डिटोरिएट होती चली जा रही हैं। तो ये समाज हित में अगर सब संविधान की बात करते हैं, सब संवैधानिक पार्टियां हैं और सब संविधान को लेकर चलने की बात करते हैं, संविधान पद पर बैठे हुए हैं, तो संविधान की मूल भावना को बचाने की कोशिश तो कोई नहीं कर रहा है। देश में प्रधानमंत्री साइकिल का भी जिक्र करते थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर साइकिल को लेकर भी एक कैंपेन शुरू हो जाता है। साइकिल का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर दें और उसका कंपैरिजन कुछ इस तरीके से कि आतंकवादी और बम ब्लास्ट से हम कंपैरिजन, और सारी साइकिल को बदनाम कर दिया, इस तरीके का सोशल कैंपेन भी शुरू हो जाता है। अरविंद जयतिलक जी, सेलेक्टिव राजनीति का जिक्र किया अभी दिलीप जी ने भी, और यही एक वजह है आपको लगता है कि इस वक्त जो निराशा है, उदासीनता है जो नजर आती है, राजनीति में इतना जहर है, राजनीति इतनी प्रदूषित हो गई है इस वजह से? क्योंकि राजनीति तो खैर प्रदूषित है ही, तभी राजनीति है वो। हेमंत जी देखिए, अभी जो खुशी दुबे की बात हो रही थी अजय दिल्ली की, ये चुनाव जो है इन 2 बिंदुओं पर नहीं हो रहा है। अगर आप जाति का खोल पहन करके उसी के इर्द गिर्द जो है आप घूमना चाहते तो घूमिए, आप स्वतंत्र हैं। अब अदिति सिंह की बहन शादी कर लेती है किसी अन्य जाति से तो उससे पूरे क्षत्रिय समाज नाराज हो जाता है, तो फिर तो अखिलेश यादव जो है शादी एक ठकुराइन से कर लिया तो पूरा यादव समाज नाराज हो जाना चाहिए। उनके पीछे लंबन क्यों है? ये देखिए, ये बेकार की सब बातें, इसका कोई मूल महत्व नहीं है। आज की तारीख में सवाल ये उठता है कि जो हाशिए के लोग हैं, जो आम आदमी है, उसके हाथ में क्या मिल रहा है, डिलीवरी कितनी हो रही है। बिल्कुल। अभी अवध क्षेत्र का चुनाव देखिए, 2012 में जब 13% भारतीय जनता पार्टी वोट पाती है और 4 जो है सीट जीतती है, और इसी क्षेत्र में जो है 5 साल के बाद जो है 51 सीट पाती है और 41% हो जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? कहीं ना कहीं जो है लोगों को एक आशा विश्वास संचार होता है कि नहीं ये सरकार जो हमें कुछ दे रही है। अभी मैं 2019 का आंकड़ा देख रहा था तो उसमें जो है सपा बसपा एलडी मिलकर चुनाव लड़ी थी और केवल 17 जो है विधानसभा में उनकी बढ़त थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 105 में थी। मजेदार बात यह है हेमंत जी की, जब 2017 में सपा और कांग्रेस मिलकर जब चुनाव लड़ती है तो 29% वोट पाती है, और अकेले समाजवादी पार्टी इसी क्षेत्र में चुनाव लड़ती है तो 35% पाती है। तो इसका क्या नजारा देखा जाए? ये माना जाएगा ना कि कहीं ना कहीं गठजोड़ को जो है जो समाज है या जो लोग हैं उसको जो एक छद्म गठजोड़ मानते हैं। सवाल इतना तक सीमित नहीं है। देखिए, इस क्षेत्र में 14 सुरक्षित सीटें हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो 60% अंक पा करके सुरक्षित सीटों पर जो है
जीतता है वही सरकार बनाता है। बिल्कुल, आप देख लीजिए 2007 में 61 सीटें पाई ये सुरक्षित सीटों पर बसपा सरकार बनाई, 58 सीटों पर 12 में जो है समाजवादी पार्टी जीत कर सरकार बनाई, और दूसरी तरफ 70 सीटें जीत करके जो है भारतीय जनता पार्टी 17 में सरकार बनाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात की देखिए, ये ऐसा जो अवध का इलाका है, अर्ध सामंती इलाका है, कम छोटी जोत वाला इलाका है, और यहाँ पे जो है सरकार से जो डिलीवरी होती है उसके लाभार्थी बहुत अधिक है। 30% जो है यहाँ पे जो दलित है, इसमें भी उसमें 30% में समझिए कि 40% केवल पार्टी समुदाय यानी गैर जाटों की संख्या बहुत अधिक है। जो जाति के फ्रेम यानी जो स्टील फ्रेम जातियों के बने हुए हैं पार्टियों को, उसको तोड़ करके लोग बाहर निकले हैं। तो इसको समग्र मूल्यांकन में देखना चाहिए। मेरी समस्या अगर इसको खुशी दुबे के पैरामीटर पर तय करेंगे या अजय मिश्रा ट्रेनी के करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका आकलन गलत होगा, आपकी रणनीति गलत होगी, और पूरा नतीजा जिस आप नजरिए से देख रहे हैं उसमें भी आपको धोखा खाना पड़ेगा। अब रही बात, आप देखिए, मैं देख रहा था आंकड़ा हेमंत जी कि 32 उम्मीदवार से भारतीय जनता पार्टी के 20,000 से अधिक मतों से जीते हैं। उसमें पीलीभीत और लखीमपुर में मार्जिन सबसे अधिक है। हो सकता है कि इस बार उलट हो जाए, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह मान लेना कि पूरी तरह से जो है कि एक मुद्दे पर जो है चुनाव हो रहा है, या पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो है एक किस्म से आप गुमराह करने की कोशिश करिए, चाहे ये जनता की जो मनोभाव है उससे अलग नहीं। लेकिन अरविंद जयतिलक जी, वोट प्रतिशत का आपने जिक्र किया तो उसमें मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। 13% 12 में और 17 में 41% बीजेपी को मिल जाते हैं, तो एक बड़ा यानी कि इसको 3 टाइम्स अगर हम कह लें तो गलत नहीं होगा वोट प्रतिशत अगर हम देखें इसका। तो अब 2022 में ये क्या आकलन आप कर पा रहे हैं इसमें कहाँ, क्योंकि वहाँ 17 में स्थितियां 2 लड़के ही थे, अब 22 में भी 2 लड़के हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, आरएलडी के साथ हैं, और बसपा अलग चुनावी मैदान में है साइलेंट वोट के साथ। देखिए, इसको 2-3 संदर्भों में हेमंत जी देखना होगा। एक तो हर पार्टियों के जो छत्रक होते थे उनसे जनता क्या आकांक्षाएं थी उनके जातियों से जुड़े हुए लोगों की, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जो मतदाता आम आदमी जो है आगे बढ़ करके अब देख रहा है कि हमारे हाथ में क्या मिल रहा है। जिन लोगों को जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जाति का खोल पहन करके जो है हुड़दंग मचाएंगे या जो है किसी तरह का जो है अपना जो है नैरेटिव खड़ा करेंगे। मुझे लगता है कि अब आम आदमी जो है पूरी तरह से अपने हितों को समझ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की 2 लड़कों की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं समाज में संदेश जाता है कि एक जो डिलीवरी करने वाली सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं केवल भाजपा यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी राज्य की भी बात कर रहा हूँ, वहां पे जो है लोगों का भरोसा जब जीतती है तो उसके पास ही रहना चाहते हैं, फिर वो जो है किसी खाने में फिट होना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको जो है एक समग्र आकलन करना चाहिए। मेरा मानना है कि जब पूरा जाम जो है भरा होता है तो जब हिलता है तो छलकता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 51 सीटें तो थोड़ा कहना कठिन होगा मिलना, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम जो है उसी के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। जी चलिए, अब समय की कमी है और सभी मेहमान से फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। सबसे पहले अश्विनी शाह जी, फाइनल कमेंट एक। जी पुनीता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कामों पर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव मैदान में जैसे जैसे ये चरण बढ़ते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटर और भी तेजी से जुटते चले जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी, और अंतिम चरण तक जाते जाते देखिएगा हम लोग अपना रिकॉर्ड तोड़ने में सफल होंगे। चलिए, सीएम पत्नी जी, आपका फाइनल कमेंट। हाँ पुनीता जी, मेरा तो अपना फाइनल कमेंट यही है कि दरअसल जिस इलाके में आज चुनाव हो रहा है, यहाँ करीब 22 लाख जो है छोटे और अपना सीमांत किसान है, जिनका मुद्दा रहा है अपना जो है एमएसपी, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड, आवारा पशु। अब इसमें किस तरीके से अपना वो अपना सोच के वहां पर जाते हैं, क्योंकि वोट % काफी कम हुआ है, तो ये जो है 10 को ही पता चल पाएगा। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, और आपको बताएं कि अब कुछ ही देर में मतदान जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जो है 624 मतदाताओं, जो 624 उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी, और इसके बाद जो है 10 मार्च को पता चलेगा आखिर किसकी जीत और किसकी हार होगी। फिलहाल ऐसे बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए